में ये जो जितने माननीय मेरे आप उस टाइम पे आ नहीं रहे, उस फ्रीक्वेंसी पे आना नहीं चाहते आप। दरअसल हमारा और आपका जो ट्रांसमीटर है वो मैच नहीं कर रहा। मैं जिस फ्रीक्वेंसी में आपको पकड़ना चाहता हूं उस फ्रीक्वेंसी से आप दूर भागना चाहते हैं। फिर आप कहते हैं कि भाई सब संपर्क नहीं हो पा रहा, तो संपर्क जनता से भी ऐसे नहीं हो पाएगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, जैसा दिनेश धनेश जी ने कहा, पहली बात जो मैंने आपत्ति बीच में दर्ज करा दी थी, उसको फिर एक पंक्ति में कहूंगा कि यह भाव ठीक नहीं राजनेताओं का। आपकी अभी बहुत उम्र बाकी है, अभी आपने कोई बहुत लंबी पारी खेली नहीं राजनीति में, अभी बहुत कारवा आगे ले जाना है। ये भाव मत रखिए, नहीं तो हमने बड़े बड़ों को जनता के द्वारा वनवास देते हुए देखा है। ये ध्यान रखिए। मुझे पता है इस वक्त के मुख्यमंत्री की आप बहुत करीबी हैं, उनका आपके प्रति बड़ा स्नेह है, अनुकंपा है, आप कंफर्ट जोन में हैं, तभी आपको सलाह दे रहा हूं दिनेश जी। जनता को सर्वोपरि मानिए, मेरी पीड़ा इसमें नहीं। हमारे दोस्त प्रकाश पंत जी बहुत काबिल राजनेता है, और जब भी कहीं बहस में होते हैं या विधानसभा में बोलते हैं तो दस्तावेजों के साथ बोलते हैं। मैं दस्तावेजों के मामले में उतने कमजोर आदमी हूं। मेरा मूल प्रश्न यह है कि बस में चलने वाले आदमी का किराया बढ़ा दिया और अपने लिए हेलीकॉप्टर ले रहे हैं। अगर यह लोकतंत्र है तो यह ठीक नहीं। ठीक बात है, अच्छी बात है। आपने एलपीजी पर दाम बढ़ा दिए 22 रुपए, अपने लिए हेलीकॉप्टर ले रहे हैं। और बार बार जिसकी ओर अतुल के इशारा कर रहे थे, दिनेश धनेश जी जिस चीज को समझ के भी घुमा रहे थे, बहुत साफ शब्दों में पूछ लेता हूं। एक घर में आर्थिक समस्या हो, रोटी की समस्या हो, बच्चा अस्पताल में भर्ती हो तो कर्ज लेने में समस्या नहीं, कर्ज उचित है, लेकिन सिनेमा देखने जाने के लिए जो कर्ज ले वो परिवार तबाह हो जाएगा। ये हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। इसके लिए हमको एडम स्मिथ की किताब नहीं पढ़नी, इकोनॉमिक्स की थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं समझना, ठीक बात। योजना आयोग में नहीं जाना। ये तो गांव का अनपढ़ आदमी जानता है दिनेश धने कि सिनेमा देखने के लिए अगर कर्जा लोगे तो परिवार गर्त में चला जाएगा। वही राज्य काम कर रहा है। हमने कब कहा कि बिजली के लिए पैसा मत लो, हमने कब कहा पानी और डॉक्टर और अस्पताल के लिए पैसा नहीं लो, लेकिन आप जहाज के लिए पैसा ले रहे हैं जिसमें आप घूमना चाहते हैं। ये उत्तराखंड की जनता जिसको 30-30 किलोमीटर मरीज मर जाए लेकिन डॉक्टर नहीं मिलता, अस्पताल नहीं मिलता, स्कूल में मास्टर नहीं मिलता, जो पूरी उम्र बीत जाती है एक बाल्टी पानी खींचते खींचते। वो प्रदेश, उस प्रदेश के अधिकारियों का, मंत्रियों का मिजाज तो देखिए, लगता है निजाम हैदराबाद की रॉयल फैमिली से सीधे डीएनए मैच कर रहा है। अजब माहौल है। ये उत्तराखंड था, इसके लिए शहीद हुए थे, इसके लिए शहादत हुई थी, इसके लिए रामपुर तिराहा कांड हुआ था, इसके लिए गोलियां खाई थी लोगों ने। आप लोग कोट पैंट पहन के, सूट बूट पहन के बाबू साहब हो गए। आप मुस्तकबिल तय कर देंगे प्रदेश का। कहां? आकाश में घूमकर। जमीन का विकास तो कर दिया, अब आकाश से देखेंगे। ठीक बात। नीचे आती है बाढ़, मंत्री जी हवाई सर्वे करते हैं। ये स्थिति पैदा करना चाहते हैं। जनता आपके प्रति क्या भाव रखेगी? जिस व्यक्ति को यह पता लगेगा कि उसकी रसोई गैस महंगी हो गई, वो 2 रोटी कम खाए। ठीक बात है। और जिसको पता लगेगा कि पिथौरागढ़ से चंपावत जाना, देहरादून से ऋषिकेश जाने में अब 10 रुपया 20 रुपया ज्यादा लगेगा बस में, और उसको साथ में कोई कान में खबर बता देगा सयाना आदमी कि लेकिन भैया दिनेश धनेश जी की सरकार जो है वो हेलीकॉप्टर ले रही घूमने के लिए, वो आपके प्रति क्या भाव रखेगा? ठीक बात है, ठीक बात। अनपढ़ आदमी भी आपको दुआ तो नहीं देगा दिनेश धनेश जी, ये ध्यान रखिए। ठीक बात है। दो बातें मैं कहना चाहूंगा यहां पर दिनेश जी। बुलेटिन को वक्त खत्म करने का वक्त हो गया है, सिर्फ 2 बातें कहूंगा। अमिताभ जी अदम गोंडवी का एक शेर बहुत सुनाते हैं, वो इतना सुनाते हैं कि मुझे भी याद हो जाता है। मैं चाहता हूं कि वो आपको भी याद हो जाए। सुनाइए जी। प्लेट में काजू भुने विस्की गिलास में, और देखो आज उतरा है रामराज विधायक निवास में। एक तो ये अमिताभ जी सुनाते हैं, और दूसरा जो मैं खुद से सोचता हूं, जिसपे मैं हमेशा अमल करने की कोशिश करता हूं, आपको पेश कर रहा हूं आपकी नजर। जिन्हें था खुद के खुदा होने का गुमान, जिन्हें था खुद के खुदा होने का गुमान, उन बुतों को हमने अक्सर टूटते हुए देखा है। इसका मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, ना हमारे पास वक्त है, जनता बताएगी। बहुत शुक्रिया दिनेश धनेश साहब, बहुत शुक्रिया पंत साहब, अमिताभ जी बहुत धन्यवाद आपका, जनता जनार्दन आपका बहुत शुक्रिया। हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज हैं, जनता की प्रवक्ता हैं,
और उनके विकास के लिए हमेशा सजग रहे हैं। किसी से डरते नहीं, किसी से दबते नहीं, हमें किसी का खौफ नहीं। वो कहेंगे जो जनता के लिए हितकर होगा। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. सो इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। Supertech, yours for life. पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फटाफट में। आपके साथ मैं हूं अमित रावत और मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, गाजियाबाद से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव पर हमला हुआ है। महासचिव और राज्यसभा सांसद नरेंद्र कश्यप पर हमला हुआ है। कश्यप की कार पर अज्ञात लोगों ने किया है पथराव। NH-58 से गुजर रहे थे नरेंद्र कश्यप। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी गई है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जी। तो NH-58 से गुजर रहे थे नरेंद्र कश्यप और इस वक्त जो है आपको बता दें, अज्ञात हमलावरों के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी गई है। बदिउद्दमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बदिउद्दमा, तफसील से बताएं क्या कुछ है पूरी जानकारी। देखिए, ये नरेंद्र कश्यप हैं जो कि राज्यसभा सांसद हैं और गाजियाबाद में इनका निवास है। गाजियाबाद में ये रहते हैं और मुरादनगर थाना क्षेत्र से गुजर रहे थे ये NH-58 पर। अचानक इनकी कार पर कुछ लोगों ने हमला किया है और इन पर ईंट पत्थर बरसाए हैं। इनकी कार का पीछा भी हुआ है, जिसके बाद ये लोग काफी घबरा गए और इन लोगों ने फौरन थाने में पहुंच करके इन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया है और पुलिस को अपने ऊपर हुए हमले की जो है जानकारी देते हुए एक तहरीर भी थाने में दी गई है। ये हमला किसने किया, क्यों किया, अभी ये साफ नहीं हो पाया है। खुद नरेंद्र कश्यप अभी इस बारे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि वो लोग कौन हो सकते हैं। लेकिन हमले के बाबत उन्होंने एक तहरीर जरूर थाने में दे दी है। आप बने रहिए बदिउद्दमा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र कश्यप जी खुद जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, हमला हुआ है आपकी गाड़ी पर, क्या कौन हो सकते हैं ये लोग, क्या कुछ है जानकारी कुछ मिल पा रही है क्या? आज मैं अपने भांजे की शादी में अपने गाजियाबाद आवास से भुवनेश्वर जा रहा था। मुरादनगर शहर में जीटी रोड पर मुझे जान से मारने के लिए से अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया है, जिसमें मेरा परिवार को पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। मुझे आशंका है कि लोग जान से मारने के लिए से ये हमला कर रहे हैं। हाँ, कौन लोग हैं नरेंद्र कश्यप जी ये लोग जो आपको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं? अब इस बात के इसका खुलासा तो पुलिस को करना है। हाँ, क्योंकि वहाँ पर लोगों को पहचान पाना लगभग मुमकिन नहीं था। अच्छा, किसी पे शक है क्या आपको? ना, मैं ये समझता हूँ कि राजनीतिक जीवन बहुत सघन है और मैं निरंतर अपनी पार्टी और अपने कार्य में लगाऊं तो लोग कोशिश रंजित सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कश्यप साहब, आपने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है?
मैं थाने में बैठा हूँ, अभी मुकदमा कायम नहीं हुआ है जी। पुलिस अभी कार्रवाई के लिए थोड़ा सा बढ़ रही है, हुआ नहीं है। लेकिन जी कश्यप साहब, एक बार फिर से तफसील से बताइए क्या कुछ हुआ जब आप जा रहे थे। आप बता रहे एक शादी समारोह में आप जा रहे थे, अब कैसे आपके ऊपर यह हमला हुआ और क्या क्या इन लोगों ने किया? मतलब मैंने अपने आवास से गाजियाबाद से हाँ मोदी नगर अपने भांजे अर्जुन की शादी में शरीक होने के लिए अपने बच्चे और अपनी साली के साथ रखा था जी। मुरादनगर शहर में जीटी रोड पर जाम था। हाँ। उसी में कुछ अज्ञात लोगों ने मुझे जान से मारने के लिए से पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें मैं और मेरा परिवार तो बाल-बाल बच गया, लेकिन मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। जी, और कितनी संख्या में ये लोग थे कश्यप साहब? मेरी 2 बेटी थी साथ में। नहीं, जिन्होंने हमला आप पर किया वो उन लोगों की कितनी संख्या थी? 3-4 लोग तो हो रहे होंगे जी। हथियार भी थे उनके पास? नहीं, ये तो नहीं दिख रहा था, लेकिन पत्थरों से हमला होते हुए दिख रहा था। और कुछ बोल भी रहे थे वो आपको? कुछ बोल रहे थे वो आपको? नहीं, ये चूंकि मैं गाड़ी में अंदर आवाज नहीं समझ में आई थी उस समय। हाँ। और जिस समय हम उतरे तो उस समय वो लोग जा चुके थे, भाग चुके थे। जी कश्यप जी, अभी आप थाने में आप बता रहे हैं, पुलिस वालों से आपकी बात हुई होगी, वो क्या कुछ कह रहे हैं? किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। अभी आप पुलिस वालों से आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कुछ कहा है? किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं क्या? अभी तो मुझे कानूनी कार्रवाई में शीलावारी लग रही है पुलिस की। मुकदमे के लिए तहरीर दी गई है, अभी कायम नहीं हुआ है। अच्छा, जो लोग आए थे उनकी गाड़ी का नंबर वगैरह कुछ नोट कर पाए क्या आप? किसी तरह की कोई जानकारी दी आपने पुलिस वालों को? एसएसपी को भी तत्काल उसी समय सूचना दी। 100 नंबर पर मेरी बेटी ने टेलीफोन किया और मैं खुद लौट कर पुलिस स्टेशन मुरादाबाद में आया हूँ, बैठा हुआ हूँ। अच्छा, आपके परिवार और आप जब साथ में थे, हमला हुआ, किसी को कोई चोटें भी आई है क्या? कोई घायल भी हुआ है क्या इसमें? बस शुक्र है, सौभाग्य से जान बची है। जी चलिए, थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो नरेंद्र कश्यप है, बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिन पर हमला हुआ है और पथराव किया गया है। फिलहाल अभी वो पुलिस थाने में बैठे हैं और मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। और जब यह हमला हुआ तो उनकी बेटी ने 100 नंबर पर कॉल किया और पुलिस को इत्तला दी। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर किसानों के हित में सरकार का फैसला है। गेहूं खरीद के लिए 6000 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। 2013 और 14 में 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य है। गेहूं का पैसा सीधे किसान के खाते में डाला जाएगा। एक अच्छी खबर जरूर है किसानों के लिए। जी, तो गेहूं खरीद के लिए जो है ये फैसला लिया गया है। 6000 क्रय केंद्र जो है सरकार अतिरिक्त खोलेगी और किसानों के हित में यह फैसला लिया गया है। जिस तरीके से गेहूं की बर्बादी होती थी वो अब कम होगी, इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। 2013-14 में 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। तो 2013-14 में 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। किसानों के हित में सरकार का यह फैसला हुआ है। गेहूं खरीद के लिए 6000 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। गेहूं का पैसा सीधे किसान के खाते में डाला जाएगा। यह फैसला किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसानों के हित में सरकार का यह बड़ा फैसला। और अब समाचार फटाफट का सिलसिला शुरू करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय संघ यानी ईयू को भरोसा दिया है कि गुजरात में अब कभी दंगे नहीं होंगे। ये दावा जर्मन राजदूत एम स्टेनर ने किया है। जर्मन राजदूत ने कहा है कि उनसे बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गुजरात में अब कभी 2002 जैसे दंगे कभी दोहराए नहीं जाएंगे। बकौल जर्मन राजदूत नरेंद्र मोदी ने ये बातें इसी साल 7 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधियों से मुलाकात में कही है। जर्मन राजदूत एम स्टेनर ने मोदी के हवाले से गुजरात दंगों के संदर्भ में मोदी के इस रुख की जानकारी दी और कहा कि भारतीय राजनीति में मोदी एक बड़ी राजनीतिक हस्ती हैं। दरअसल 7 जनवरी को यूरोपीय संघ के नुमाइंदों से मोदी की मुलाकात हुई थी।
विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने एक बार फिर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तोगड़िया ने कहा कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी माना है कि 3300 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर था, तो फिर वहां पर राम मंदिर क्यों नहीं बनाया जाता। तोगड़िया ने सभी दलों के सांसदों से राम मंदिर निर्माण के लिए संसद से कानून पास करवाने की मांग की और कहा कि अगर राजनीतिक दल मंदिर बनाने में विफल होते हैं तो हिंदू समाज जन जागरण करेगा और फिर किसी एक दल के भरोसे नहीं रहेगा। वहीं महाराष्ट्र में भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज होने पर भी तोगड़िया ने अपनी सफाई दी है।